अध्याय 1 देख रहे हैं बेसिक्स ऑफ इंटरनेट, कक्षा 9 सीबीएसई कंप्यूटर साइंस। बेसिक्स ऑफ इंटरनेट के सवाल और जवाब, इसमें कुछ टर्म्स हैं जो हमें बताने हैं। यूआरएल, हमने इन सब के बारे में पहले डिस्कस किया है, थोड़ा सा और इसके बारे में जानेंगे। यूआरएल का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसका मतलब ये होता है कि जब आप कोई भी वेब ब्राउज़र खोलते हैं तो उसमें यहाँ पर आप कुछ एड्रेस देते हैं। तो जो वेब ब्राउज़र है यहाँ पर जो एड्रेस देते हैं उसी को हम URL कहते हैं, क्योंकि इसका मतलब ये है कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, आप जो रिसोर्स चाहते हैं वो कहाँ पर है, वो किस जगह है। तो आप बताएंगे ना, किसी को एड्रेस बताते हैं तो क्या बताते हैं कि दाएं जाना बाएं जाना, यहाँ पर ये मिलेगा वहाँ पर वो मिलेगा, ऐसे बताते हैं ना, वही यहाँ पर नाम लिखा जाता है। FTP का मतलब होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है कि भाई तय किया गया है, मेरे और आपके बीच में तय किया गया है कि देखिए मैं आपको ये दूंगा और आप इस तरीके से इसको समझेंगे। तो FTP का मतलब होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और नाम ही बता रहा है कि फाइल ट्रांसफर होगी। यानी अगर आपका कोई नेटवर्क है और यहाँ पर आपको एक सिस्टम से लेकर या दूसरे सिस्टम, ये सिस्टम कोई भी हो सकते हैं, कंप्यूटर हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, सर्वर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप जब फाइल ट्रांसफर करते हैं और एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे, चाहे वो TCP हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि TCP भी होता है, UDP पे भी आप फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे आप इंटरनेट पे करते हैं तो इसको भी आप FTP का एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे फाइलज़िला वगैरह प्रोग्राम्स होते हैं वो FTP का प्रयोग करते हैं। ब्लॉगर क्या होता है? ब्लॉगर का मतलब ये होता है एक साहब जो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपनी हॉबी के हिसाब से एक वेबसाइट क्रिएट करते हैं और उस वेबसाइट में वो अपनी चीज़ें देते हैं और साथ में उसको अपडेट करते रहते हैं। ARPANET का फुल फॉर्म हो गया, हम ऑलरेडी देख चुके हैं MCQ में। तो जो ARPANET है ये यूनाइटेड स्टेट्स DOD, डिपार्टमेंट ऑफ जो डिफेंस था, उन्होंने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था 1969 में। और उसमें उन्होंने क्या किया था कि भाई हम चाहते अपने DOD में, तो इन्होंने सिस्टम टू सिस्टम ट्रांसफर कर दिया था फाइलों को और डेटा को। और उसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है, आपने देखा होगा कोई भी डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट होता है वो कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटीज़ के रिसर्च का फ़ायदा उठाती है। तो यूनिवर्सिटीज़ के साथ कनेक्ट करने के लिए इन्होंने जो चीज़ यूज़ की, या फिर जिस टेक्नोलॉजी को बैकग्राउंड में इस्तेमाल किया गया, उसी नेटवर्क को बनाने में ARPANET का नाम उसको दे दिया गया। प्रोटोकॉल का मतलब होता है ये तयशुदा बात आपके और दूसरी पार्टी के बीच में कि क्या रूल होंगे, क्या रेगुलेशन होंगे, जिसके बीच में कम्युनिकेशन होगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, अगर आप लिखते हैं www.abc.com, एक एग्जांपल दे रहा हूं, और आप जैसे ही आप www करते हैं और यहां पर www छोड़ दे, मतलब एक W छोड़ देते हैं, या फिर मान लीजिए कॉम की जगह आप CO कर देते हैं, जैसे CO से तो आ जाएगा कुछ, जैसे कुछ ऐसा कर देते हैं, स्टार लगा देते हैं यहाँ पे, तो यहीं पे बोल देगा देखिए साहब आप गलत लिख रहे हैं, क्योंकि ये जो आप लिख रहे हैं ये प्रोटोकॉल के खिलाफ है। एक प्रोटोकॉल डिफाइन किया होगा कि आप इस तरीके से लिखेंगे, तो हर आदमी इसी तरीके से लिखता है। तो जब वेब सर्वर है या फिर जो आगे जो सर्वर्स है वो इसको समझते हैं कि भाई हाँ, हमको जो बताया गया था उस हिसाब से चीज़ आ रही है, और उसको फिर हम पता कर लेंगे। ब्लॉग, इसके बारे में हमने ब्लॉग में बात कर ली। ब्लॉगर वो होता है जो ब्लॉग चलाता है। तो ब्लॉग कुछ नहीं होता, एक वेबसाइट ही होती है, लेकिन यहाँ पर होता है एक बंदा होगा जो अपने ओपिनियंस देगा, अपने विचार देगा। अब जैसे आप कहेंगे भाई ट्विटर पे भी तो ये होता है, इंस्टा पे भी यही होता है, फेसबुक पे भी यही होता है, तो ये भी ब्लॉगिंग ही तो है एक तरीके की, है ना। लेकिन वो आप ऑन नहीं करते, इंस्टाग्राम को आप ऑन नहीं करते। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऑर्कुट चलता था, ऑर्कुट में लोग पागल हो रखे थे, उसके बाद FB आया तो ये बेचारा ऑर्कुट कहाँ गया किसी को पता नहीं चला। तो ब्लॉग आपका पर्सनल होता है, आप अपनी सारी चीजें उसमें बता सकते हैं, अपडेट करते रहते हैं। TCP/IP एक प्रोटोकॉल है। अब मैं जरा इसको हटाता हूं क्योंकि TCP/IP एक बड़ी चीज है। TCP/IP एक प्रोटोकॉल है, TCP। और मैं आपको बताऊं, आप जो भी इंटरनेट यूज करते हैं, जो इंटरनेट आप यूज करते हैं ना, वो बैकग्राउंड में TCP/IP चल रहा होता है। TCP होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यानी कि एक होस्ट से दूसरे होस्ट पे आप क्या करते हैं, यहाँ पर सॉकेट्स खुलते हैं, उन सॉकेट से कनेक्शन यहाँ पर स्थापित होता है बाकायदा। मतलब ये होता है रिलायबल कनेक्शन, और यहाँ से आप डेटा भेजते हैं तो डेटा यूं करके जाता है और यहाँ से बाकायदा एक्नॉलेजमेंट आता है, यानी कि यहाँ पर आपको इस सर्वर का एड्रेस देना पड़ता है, पोर्ट नंबर बताना पड़ता है, तो TCP से कहते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल इसके पीछे काम कर रहा होता है IP। तो ये पॉइंट टू पॉइंट है, मैंने बताया आपको, जैसे कम्युनिकेशन जो हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पे कम्युनिकेशन हो रहा है,
बेसिकली कुछ प्रोटोकॉल्स इसके पीछे यूज होते हैं। टीसीपी का एक बकायदा, जैसे जो पैकेट जाएगा, जैसे आपने डेटा भेजा तो कैसे जाएगा, इसका एक पैकेट होगा, इस पैकेट का कुछ हेडर होगा, वो हेडर का जो साइज है वो डिसाइडेड होगा, इसके अंदर जो पेलोड होगा यानी कि जो डेटा आप भेज रहे हैं वो भी डिसाइडेड होगा कैसे होगा, उसके पीछे एक चेकसम होगा कि कोई एरर तो नहीं आ रही है, और फिर उसके बाद एक् होगा, ACK एक्नॉलेजमेंट वगैरह चीजें होगी। तो TCP/IP एक बहुत बड़ी चीज है और उसी पे इंटरनेट काम करता है। HTTP क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका फुल फॉर्म तो हम कई बार देख चुके हैं। ये भी एक तरीका है, एक इसमें ये स्टैंडर्ड है। अगर आप HTTP करेंगे, पहले आप जमाने में HTTP किया करते थे, आप देखेंगे आप HTTP अगर डालेंगे तो आपको ब्राउजर बता देगा अरे ये गड़बड़ है, HTTPS डालो, सिक्योर डालो। तो सिक्योरिटी के साथ HTTPS हो गया। अब बेसिकली क्या होता है कि जब आप वर्ल्ड वाइड वेब का मतलब है पूरे विश्व का जो नेटवर्क बना हुआ है, जो जिसके पीछे आप इंटरनेट का उपयोग करते हैं, वहां पर जब आप वेब पेजेस भेजते हैं, वेब पेजेस लाते हैं, तो वेब पेजेस का जो आदान प्रदान होता है वो HTTP के थ्रू होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट का मतलब ये होता है, अगर आप थोड़ा सा HTML में जाएंगे तो वहां पर इस तरीके से टैग लिखे जाते हैं, जैसे HTML लिखा या बॉडी लिखा, तो ये बेसिकली इसी को हम हाइपर टेक्स्ट कह रहे हैं। और ट्रांसफर प्रोटोकॉल मतलब इन वेब पेजेस को भेजना और लेना, इसी को हम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल कह रहे हैं। डिफाइन www, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम इंटरनेट। देखिए www ये सब चीजें सब इंटरमिंगल्ड है, ऐसा नहीं कि कुछ अलग अलग है ना। ये जो www है, इसको आप वेब बोल रहे हैं या W3 बोल रहे हैं, एक ही बात है। ये क्या है? ये इंटरनेट बेस्ड सर्विस है, जहां पर आपके कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, शादी में जाते हैं तो आप कोई हाफ पैंट पहन के नहीं चले जाते, आप शादी में जाते हैं तो प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। इसी तरीके से जब इंटरनेट पे ये जब आप कुछ काम करते हैं या फिर किसी भी नेटवर्क कम्युनिकेशन में कोई काम करते हैं, तो वर्ल्ड वाइड वेब ये एक तरीके का प्रोटोकॉल है, मतलब ये एक तयशुदा सेट ऑफ रूल्स है। ठीक, किस तरीके से आप डॉक्यूमेंट भेजने वाले हैं इंटरनेट पे, क्या क्या भेजने वाले हैं? www से दिमाग में आप बिठा लीजिए, डॉक्यूमेंट आप कैसे भेजते हैं उससे रिलेटेड है। तो इंटरनेट बहुत बड़ा नेटवर्क है, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। नेटवर्क और नेटवर्क, इसमें बहुत सारे मिलियन कंप्यूटर जुड़े हुए हैं। तो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर आप कैसे कैसे काम करेंगे, कैसे बात करेंगे, जब तक वो कनेक्टेड है इंटरनेट से। और जो www है, वर्ल्ड वाइड वेब है, वेब जिसे हम कहते हैं, ये एक कलेक्शन है डिजिटल पेजेस का। तो फिर से यहीं पे पेजेस आ गया, और वो डॉक्यूमेंट में ये नहीं कह रहा हूं कि आप वर्ड के डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं, यहां पर बाकायदा वेब पेजेस की बात हो रही है जो इंटरनेट पे है। तो जो वर्ल्ड वाइड वेब है, ये तरीका है किस तरीके से आप डेटा इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान करेंगे। और ये बेसिकली पेजेस की बात हो रही है, जैसे कि आप वेबसाइट होती है आपकी, बेसिकली क्या होता है, एक डायरेक्टरी तो होती है, उसके अंदर कुछ वेब पेजेस होते हैं। और वेब पेजेस में क्या हो सकता है? इमेज हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, साउंड हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता है। उसको किस तरीके से ब्राउजर में दिखाया जाएगा, ब्राउजर में दिखेगा, और वो कैसा कंटेंट है, ब्राउजर में आके कैसे दिखेगा। जब आप कोई चीज को कॉल करेंगे तो क्या प्रोटोकॉल होंगे जिसके हिसाब से दिखाएगा। आप देखते हैं कि पेज नॉट फाउंड आ जाता है, कभी कुछ एरर आ जाती है आपको, है ना। तो जो एरर जो आती है वो यही बताता है कि आपने प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया, आपने जो चीज दी है वो सही तरीके से लिखी नहीं है। तो जो सही तरीके से लिखने का तरीका होता है वही आप समझ लीजिए www के तहत लिखा जाता है। ब्रीफली एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ सर्वर्स। तो सर्वर बहुत तरीके के होते हैं। सर्वर मतलब ये होता है, देखिए, अगर मेरे घर में कोई काम करता है और मैं उसका काम लेता हूं और उसको पैसे देता हूं, तो मैं इसका सर्वर हो गया। लेकिन मैं ऑफिस जाता हूं, मेरा एक बॉस है, ठीक, मैं उससे बोलता हूं सर मेरा प्रमोशन के लिए कुछ करिए सर, तो ये मुझे सर्व कर रहे हैं, तो ये सर्वर हो गए। तो सर्वर मतलब ऐसा नहीं है कि कोई एक ऐसा सर्वर होता है जो सर्वर ही सर्वर का काम करेगा। सर्वर आपका क्लाइंट भी हो सकता है, क्लाइंट भी सर्वर हो सकता है। लेकिन जब आप दो परिवेश की बात करते हैं, ऐसी सिचुएशन होगी, तब मैं हमेशा सर्वर रहूंगा, ये हमेशा क्लाइंट रहेगा। लेकिन इस सिनेरियो में ये सर्वर बन जाएगा, मैं क्लाइंट हो जाऊंगा। तो अलग अलग तरीके के सर्वर होते हैं जो अलग अलग काम करते हैं। जैसे मान लीजिए आपका एक जैसे ये जो साहब है, ये क्या कर रहे हैं, मुझे प्रमोशन दे रहे हैं, मुझे काम दे रहे हैं, मुझे बहुत सारी चीजें इनसे मेंटरशिप मिल रही है। लेकिन यहीं पर अगर मुझे कोई आध्यात्म की बात करनी है या फिर मुझे किसी से प्रेम करना है, तो जो मेरी प्रेमिका होगी वो सर्वर मेरा इस तरीके से काम करेगी, वो मुझे प्रेम दे रही है ना। आपके शब्दों में समझा रहा हूं या आप थोड़ा समझ जाए इसको, तो वो सर्वर हो जाएगी। इसका मतलब अलग अलग तरीके के सर्वर होते हैं, अलग अलग आपको काम आपको एक तरीके से मदद करते हैं आपकी जिंदगी में। इसी तरीके से आपके अलग अलग सर्वर्स हैं। जैसे मेल सर्वर है, इसका काम क्या है? जो मेल सर्वर है उसका मेन काम ये होता है कि भाई ईमेल इधर से उधर जाना है। जैसे आप चिट्ठी पत्री लिखा करते थे पहले जमाने में, पोस्ट कार्ड था, इनलैंड अंतर्देशीय था। आज अब मेल सर्वर है, तो मेल सर्वर का काम ये होता है कि आपने मेल यहां से टाइप किया, ये भेजा, ठीक है, तो ये सर्वर हो गया। ये आगे बढ़ाएगा इसको और फिर यहां से आएगा तो ये आपको देगा। तो ये सर्वर का काम कर रहा है एक तरीके से। तो इसका काम ही केवल ईमेल से रिलेटेड होगा। एप्लीकेशन सर्वर का मतलब ये होता है कि वो जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है
वो आप क्योंकि आप कुछ एप्लीकेशन बना रहे हैं, या फिर जैसे मान लीजिए A+B लिख रहे हैं, 2+3 कर रहे हैं, तो 2+3 आप कर रहे हैं। अगर यहाँ पर एक एप्लीकेशन सर्वर है जो आपकी इस एप्लीकेशन में बहुत सारे API लिखे हैं कि जो ऐड फंक्शन लिखा हुआ है, ठीक है, वो क्या करेगा, इस 2 और 3 को लेगा और 5 रिटर्न कर देगा आपको। तो ये आपका एप्लीकेशन सर्वर हो गया। इस तरीके से समझिए, बहुत ही बेसिक लेवल पे बता रहा हूँ। अगर इसको कोई और कंप्यूटर साइंस वाला बहुत एडवांस समझेगा तो बोलेगा ये क्या समझा रहे हैं। मैं आपको बहुत बेसिक लेवल पे समझा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठे। वैसे ये बहुत बड़े बड़े नाम हैं, इतना एक लाइन में इनको नहीं बताया जा सकता। FTP मतलब जो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, इसका सीधा मतलब ये है कि आपका एक क्लाइंट है, एक सर्वर है, आपको यहाँ से यहाँ तक अपना एक फाइल भेजनी है। फाइल क्या हो सकती है, इमेज हो सकती है, डेटा हो सकता है, कोई बड़ी बड़ी फाइल, जैसे कोई पिक्चर भेजनी है 1.5 GB की, वो चीज़ हो सकती है। तो यहाँ पर क्या है, क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन होगा बाकायदा, और जो फाइल जाती है वो ऐसे नहीं चली जाती, उसके बाकायदा बाइट स्ट्रीम्स बनती है, स्ट्रीम्स बनती है, स्ट्रीमिंग होती है। कभी ये कनेक्शन खत्म हो गया तब क्या होगा, कितनी पहुंची कितनी भी नहीं पहुंची, तो बहुत सारी चीज़ें FTP देखता है, जैसे मैंने आपको फाइलज़ीला वगैरह बताया था। डेटाबेस सर्वर का काम क्या है, डेटाबेस सर्वर का काम ही यही है कि भाई आपके जो डेटाबेसेस हैं, जो डेटाबेस का मतलब ये होता है कि जैसे DBMS अलग से एक विधा है। अब आपका कोई डेटा है, जैसे कोई रिकॉर्ड है, आपका नाम, आपका जेंडर और आपकी इंफॉर्मेशन, ये सारी जो होती है इसमें अलग अलग टेबल फॉर्म में रखी होती हैं डेटाबेस। इन टेबलर फॉर्म को किस तरीके से कलेक्ट करना है, इसमें ज्वाइन होता है, इसमें की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो डेटाबेस को जो आपको सर्व करे, डेटाबेस की मदद आपको करे, तो डेटाबेस सर्वर हो गया। डोमेन नेम सर्वर का काम क्या होता है, अब आपने कुछ नाम लिखा जैसे abc.com, अब कंप्यूटर को तो पता ही नहीं abc.com क्या होता है, उसको तो नंबर पता है। तो वो abc.com का नंबर क्या है, और उस नंबर, वो जो नंबर है जिसे हम IP एड्रेस कहते हैं, वो जो IP एड्रेस किस जगह पे है, और वहां से आपको ये abc.com के कंटेंट लाके देगा। बेसिकली ये लाके नहीं देगा, डोमेन नेम सर्वर का केवल काम है कि abc.com का क्या IP नंबर है, क्या इसका जो डिजिटल नंबर है वो डॉटेड फॉर्म में होता है। अगर IPv4 के बारे में बात करें, IPv6 के बारे में बात करें, तो डोमेन नेम सर्वर के आपको नाम बताएगा, तो आपको केवल जो न्यूमेरिक आइडेंटिफिकेशन है वो आपको बताता है। तो FTP सर्वर होते हैं, लिस्ट सर्वर होते हैं, प्रॉक्सी सर्वर्स होते हैं, वेब सर्वर्स होते हैं, एप्लीकेशन सर्वर होते हैं, ऐसे तमाम तरीके के सर्वर होते हैं जो आपके अलग अलग कामों में मदद करते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन स्टैटिक वेब पेज एंड डायनेमिक वेब पेज। अब ये बड़ा अच्छा सवाल है। इसमें क्या है कि एक ऐसा पेज जो पहले ज़माने में बनाया जाता था, जब शुरुआती इंटरनेट आया था, तो आप देखते थे कि एक पेज होता था, उसमें कुछ लिखा होता था बस, ना कुछ हिल रहा है, ना कोई वीडियो चल रहा है, ना कोई एनिमेशन आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक। तो एक स्टैटिक वेब पेज होता है जो स्टेशनरी पेज होता है, यानी कि आपने जिस तरीके से उसको बनाया है उस तरीके से आपको वो मिल जाएगा। लेकिन जो स्टैटिक वेब पेज है उसमें वो सारे कंटेंट आपको दिखाई देंगे जो, जैसे जो चीज़ पीछे लिख दी गई है एक बार, चेंज नहीं हो रही है, कॉन्टिन्यूसली अपडेट नहीं हो रही है। लेकिन डायनेमिक वेब पेज में क्या होता है कि आपने कुछ ऐसी प्रोग्रामिंग कर रखी है, जैसे आपका ये वेब पेज है और यहाँ पर आपने डेट लगा दी, तो डेट के हिसाब से चेंज हो रहा है और समय दिखा रहा है। जैसे मान लीजिए कोई एक क्रिक बज ले लीजिए आप, तो जैसे जैसे बॉल आ रही है, जैसे जैसे यहाँ पर बॉल आ रही है, तो यहाँ पर अपने जो स्कोर है वो चेंज हो रहे हैं। कोई आउट हो गया तो बता दिया, 6 लग गया तो बता दिया। तो ये सारी जो चीज़ हो रही है, इसके लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजी यूज होती है। स्टैटिक वेब पेज में आपका HTML है, साथ में कास्केडिंग स्टाइल शीट है जो आपके कलर वलर बताएगा कि किस तरीके का कंटेंट किस तरीके से दिखेगा। इस तरीके से जावास्क्रिप्ट है, जावास्क्रिप्ट है, jQuery है, इसका यूज़ करते हैं, एंगुलर JS है। लेकिन ये भी आपको बहुत हद तक डायनेमिसिटी दे सकते हैं, लेकिन अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो उतनी डायनेमिसिटी नहीं आएगी। लेकिन जब हम यहाँ पर बात करते हैं डायनेमिक वेबसाइट की, तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ एक साथ चल रही होती है। ये जो जावास्क्रिप्ट है बाकायदा आप इस तरीके से लिखते हैं, या jQuery ऐसे लिखते हैं, या और जो चीज़ें इसके पीछे लिखते हैं वो आपको रियल टाइम काम कर रही है। अब आप देखिए, अब जब गूगल पे कोई चीज़ टाइप करते हैं, वो टाइप करते ही नीचे कितने सारे आपको वो खुद वो दे देता है कि भाई ये ऑप्शंस है, इसमें से आप चेक कर लो। तो आपके लिखते ही कैसे ये नीचे अपने आप आ जाती है, इसको कैसे समझ में आता है, तो वो उसके पीछे डायनेमिक वेबसाइट बनाई है। Simran has a hobby of writing articles and short write-ups. She wants to share her views with the world. Suggests that she can do to make her views public and share her thoughts with everyone. अब आपका सवाल होगा, हम तो इतने बड़े हो गए, हम तो इंस्टा पे अपना पोस्ट कर देंगे, मतलब इनको कहेंगे कि भाई इंस्टा पे जाओ, FB पे जाओ, या और जितने भी जोश पे जाओ, टिकटॉक पे जाओ, अपना काम कर लो, है ना, अब ब्लॉगर बन जाओ, इन्फ्लुएंसर बन जाओ, ये सब कर लो। लेकिन अगर हम जो समझ रहे हैं आज, उसको हम बहुत बेसिक पे समझ रहे हैं, क्योंकि ये सब जो चीज़ें हैं आनी जानी है, ध्यान रखिएगा, ये उन्हीं टेक्नोलॉजी, ब्लॉगिंग टेक्नोलॉजी, या फिर ये कहें कि इन शब्दों पे ही बनी है। तो सिमरन को ये कहा जाएगा कि भाई आप एक वेबसाइट बनाओ बाकायदा,
ठीक है। इसमें आप एक ब्लॉग क्रिएट करो, और ब्लॉग कुछ होता नहीं, ऐसा नहीं होगा कि वो आपका जो ब्लॉग है वो वेबसाइट से कुछ अलग होता है। ब्लॉग वेबसाइट ही होती है, बिल्कुल वेबसाइट ही होती है, इसमें ब्लॉग और वेबसाइट में कोई अंतर नहीं होता, ध्यान रखिएगा पहले तो ये होता है कि भाई आप ब्लॉग पे जाओ, आप वर्डप्रेस वगैरह पे साइटें बन जाती है, wix.com है, इन सब पे आपकी वेबसाइट बन जाती है। तो वहाँ जाओ, वेबसाइट बना लो, और उसमें जा जाके अपना चेंज करते रहो कि भाई आज मैंने ये किया, आज मैंने ऐसी अंगड़ाई ली, आज मैं ऐसे पलट के गिर गया, आज मेरा ये वीडियो देख लीजिए, आज मैंने खाना नहीं खाया, आज मैं जो नॉर्मली लोग करते हैं और हम लोग उनको अप्रिशिएट करते हैं, उस तरीके की चीज़ें कर लीजिए आप। सिमरन भी कर सकती है। व्हाट इज अ सर्च इंजन, हाउ डज इट वर्क? सर्च इंजन क्या होता है? सर्च इंजन का मतलब क्या होता है कि भाई आपको सर्च करनी है कोई चीज़, आपको कुछ चाहिए तो आपको वो मिले, तो आप क्या करते हैं? आपको चाहिए, मान लीजिए कुछ एम सील चाहिए, चलिए ऐसा बताता हूँ जो आपको समझ में आए। आपको कैलकुलेटर चाहिए, आप एक दुकान में जाएंगे, दूसरी दुकान में जाएंगे, तीसरी दुकान में जाएंगे, ऐसे करके आप सर्च करते हैं, जहाँ आपको सही चीज़ मिल जाएगी वहाँ आप वहाँ से ले लेंगे। सर्च इंजन का काम ये है कि आप जो भी कंटेंट चाहते हैं वो आपको ला के देगा, वो आपको निकाल के देगा। तो सर्च इंजन का बहुत सारे आप देखिएगा, चाहे गूगल ले याहू का भी है, आज.com पहले बहुत चला करता था, अब इतना ज़्यादा नहीं चलता है, बिंग है माइक्रोसॉफ्ट का, ऐसे बहुत सारे आपके अलग अलग चीज़ें थी जो एक ज़माने में बहुत चला करती थी, लेकिन आज गूगल ने सबको ओवर पावर कर दिया है। आगे कोई टेक्नोलॉजी आएगी वो गूगल को भी ओवर पावर करेगी। लेकिन हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको ढूंढना है तो उसके लिए क्या करते हैं? पहले वेब क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग, सर्चिंग। वेब क्रॉलिंग का मतलब ये होता है कि मान लीजिए जैसे मैंने एक वेब पेज क्रिएट किया, मैंने आज अभी किया, अब मैं इसको, ये अगर कोई जैसे आप हैं यहाँ पे और आप सर्च करना चाहते हैं और मैंने अभी अभी क्रिएट किया है, तो ये इसको आपको कैसे मिलेगा ये? और दुनिया में करोड़ों वेबसाइट है, अरबों लिंक्स है, कैसे कहाँ से लाओगे आप? तो उसके लिए वेब सर्च इंजन क्या करता है कि सबसे पहले अलग अलग स्टेप्स होते हैं, वेब क्रॉलिंग होती है। इसका मतलब ये होता है कि भाई आपकी जो इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है या फिर जो वेब पेजेस हैं वहां पर कहाँ क्या क्या है, क्रॉलिंग करता है। क्रॉलिंग मतलब ये जैसे स्पाइडर होता है या फिर एक सांप नहीं होता यहाँ वहाँ इस तरीके से सरपेंट की तरह घूमता रहता है, क्रॉल करता है वो। तो हर एक साइट पे जाएगा, जैसे किसी ने क्रिएट की, फिर इसने, जैसे मैंने गेम्स पे की तो यहाँ पर भी इन्होंने भी गेम्स पे की, और इन्होंने वॉलीबॉल पे की, मैंने भी वॉलीबॉल पे की। तो हमने जो कर लिया है ना, तो एक वेब स्पाइडर होता है, वेब क्रॉलर, वेब स्पाइडर, ये सारी जा के ना, जैसे जो जैसे कि लगाई बुझाई वाले लोग नहीं होते, यहाँ की बात वहाँ करते हैं, हर जगह जा के सुनते हैं कान लगा लगा के। तो वो कान लगा लगा के सुनते हैं कि भाई किसी ने गेम का कुछ किया, किसी ने गेम का कुछ किया। और कई ऐसे गेम की वेबसाइट्स होंगी जो ऑलरेडी होंगी, जो बहुत फेमस होंगी, वो ऑलरेडी क्रॉल्ड होंगी, और वो जो बहुत फेमस होंगी, जिसपे ज़्यादा हिट्स लग रहे हैं, जिसको ज़्यादा लोग देख रहे हैं, वो ऑलरेडी आपके इंडेक्स हो चुकी होगी। तो ये आपकी और मेरी इंडेक्स हो जाएगी, मतलब मैंने अभी बनाया तो इंडेक्स हो जाएगी, हो सकता है ये दोनों पहले इंडेक्स हो। इंडेक्स का मतलब क्या होता है कि ये क्रॉलिंग हो गई, अब यहाँ पर इसने आपका कान लगा के सुना क्रॉलर ने, और सारी इन्फॉर्मेशन ले ली और उसने जाके यहाँ पर इंडेक्स कर दिया। देखो साहब ये नए बनने, इन्होंने ये कहा, इन्होंने ये कहा, इन्होंने ये कहा, बस सारी बात पहुंचा दी इसने। तो इंडेक्स बना लिया आपने, यहाँ पर इंडेक्स बना लिया आपने, यानी कि ये वाली भी आ गई, ये वाली भी आ गई, और ये तो पहले थी, सारी की सारी इंडेक्सिंग हो गई। अब क्या होगा कि जब आप सर्च करेंगे तो आपको इधर हर जगह पे नहीं जाना पड़ेगा, पूरे विश्व में जितनी चीज़ें उस पर नहीं जाना पड़ेगा। आपका इंडेक्स बना हुआ है कि भाई आपको गेम वॉलीबॉल आपने सर्च किया, वो जाएगा गेम वॉलीबॉल पे जाएगा, और वहाँ जाके देखेगा कि भाई कौन कौन सी चीज़ें, और वो बाकायदा रैंकिंग के हिसाब से होगा कि भाई आपकी इन्फॉर्मेशन, आपने जो यहाँ पर लिखा है वो कितनी इससे मैच करती है, कितनी इसके बराबर है, यानी आपका रेलिवेंसी की चेक होगी, रैंकिंग चेक होगी, बहुत सारी चीज़ चेक होगी, उस हिसाब से आपको रिजल्ट आता है। फाइनली आपको सर्च रिजल्ट में ये दिखता है कि भाई आपको ये और जैसे गूगल पे कुछ टाइप करते हैं, कहीं और टाइप करते हैं, तो आपको लिंक्स आ जाती हैं, बाकायदा वीडियो की लिंक्स आ जाती हैं, और नीचे कुछ नाम, कुछ टैग्स भी आते हैं कि लोगों ने ये सर्च किया हुआ है, मतलब आपने जो सर्च किया उसको आप चेंज भी कर सकते हो। ये रेलिवेंट चेक है, इस जो चेक से आपको ज़्यादा अच्छे से कंटेंट मिलेगा। तो ये सारे काम सर्च इंजन में होते हैं। What is a web server and what are the various services provided by the web server these days? वेब सर्वर, जैसे मैंने आपको बताया, कोई सर्व कर रहा है, कोई आपकी मदद कर रहा है, तो वेब सर्वर का काम क्या होता है? ये आपको वेब कंटेंट देता है जो भी आपके इंटरनेट पे है। तो जो वेब सर्वर है उसमें बेसिकली आपका काम ये होता है, या इस वेब सर्वर का काम है, ये वेबसाइट रखेगा। यानी आप जाएंगे, जैसे मैं होस्ट गेटर का नाम लेता हूँ, वो होस्ट गेटर क्या करेगा, आपको कुछ पैसे लेगा और आपको बोलेगा ठीक है मैं आपको ये जगह दे देता हूँ, यूजर ने पासवर्ड दे देगा, आप वहाँ जाके अपनी वेबसाइट रख देंगे, और इस वेबसाइट को फिर पूरा वर्ल्ड जान जाएगा। ओके, तो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, चाहे आप गेमिंग कर रहे हो, डेटा स्टोरेज का काम करता है, बिजनेस एप्लीकेशन का काम करता है। तो ये जो वेब सर्वर्स हैं, एक तरीके से आप देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है कि कॉस्ट की बात कर रहा हूँ तो अलग अलग अवेलेबल है,
कि आपको जगह लेनी पड़ेगी, वेबसाइट डालनी पड़ेगी वहाँ पर, और बाकायदा हर साल पैसे देने पड़ेंगे ताकि आपकी वो चीज़ चलती रहे। आपका जो रिसोर्स है वो शेयर हो रहा है, डेटा शेयर हो रहा है, बैकअप रिकवरी हो रही है, यानी कि वेब सर्वर का काम ये होगा कि अब मान लीजिए आपने कहीं अपनी फाइल रखी, कंप्यूटर हैंग हो गया या फिर ये या किसी तरीके से ख़राब हो गया, तो आपकी फाइलें चली जाती हैं, हार्ड ड्राइव से चली जाती हैं। वेब सर्वर का काम ये होता है कि बाकायदा इसमें रेप्लिकेशन होगा, किसी तरीके से ये लोग इस तरीके से बना के रखेंगे कि भाई अगर आपका यहाँ डेटा चला जाता है तो आपका डेटा यहाँ पर विद्यमान रहे। तो बहुत सारी चीज़ें, बेसिकली वेब सर्वर का काम ये होता है कि आपकी वेबसाइट को सर्व को रखे और जब भी किसी को जरूरत हो उसको उठा के दे दे। व्हाट इज वेब पेज? अब एक काम करते हैं, इस सवाल को हम अगली बार लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सवाल इसमें थोड़ा सा 17-18 सवाल है, तो अगले सवाल हम अगली बार लेंगे। तो चलिए, शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।